नमस्कार। आज हमारे पास जो सामग्री है वो काम करने की जगहों मतलब वर्क प्लेस पर मौजूद खतरों के बारे में है। हाँ। और जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद गीले फर्श पर फिसलना, कोई भारी चीज गिर जाना। या बिजली का तार छू जाना। बहुत सीधी सादी तस्वीरें हैं, है ना? बिल्कुल। हम खतरों को अक्सर एक दुर्घटना की तरह देखते हैं, जो अचानक होती है और जिसका असर तुरंत दिखता है। लेकिन इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये तो कहानी का सिर्फ पहला पन्ना है। हाँ। असली खतरे तो शायद वो हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जो धीरे धीरे हम पर असर करते हैं। बिल्कुल सही। तो आज हम इसी छिपी हुई दुनिया की पड़ताल करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ खतरों की एक लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हमारे रोज के काम में ऐसे कौन से अदृश्य दुश्मन छिपे हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो चलिए शुरुआत सबसे जानी पहचानी चीज से करते हैं, सेफ्टी हैजर्ड्स या सुरक्षा से जुड़े खतरे। ये तो वही हुए ना, फिसलना, गिरना। हाँ, ये वही है जिन्हें हम क्लासिक खतरे कह सकते हैं। मतलब ये ऐसी असुरक्षित स्थितियां हैं जिनसे तुरंत चोट लग सकती है। अच्छा। इन दस्तावेजों में फिसलने और गिरने के अलावा कुछ और भी अच्छे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे बिना गार्ड वाली मशीनरी। अच्छा, हाँ। सोचिए, किसी वर्कशॉप में एक मशीन चल रही है और उसके घूमने वाले हिस्सों पर कोई कवर नहीं है। एक पल की चूक और बहुत गंभीर चोट लग सकती है। या फिर ऊंचाई पर काम करना। हाँ बिल्कुल। जैसे किसी बिल्डिंग के बाहर शीशे साफ करने वाले लोग। ये वो खतरे हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इनका असर सीधा और तुरंत होता है। सही कहा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता। ये तो कॉमन सेंस की बात लगती है। एक तरह से हाँ, लेकिन कॉमन सेंस अक्सर उतना कॉमन नहीं होता। इन स्पष्ट खतरों के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किए जाते हैं। ये सोचकर के ऐसा मेरे साथ थोड़ी होगा। बिल्कुल। लेकिन असली दिलचस्प बात तब शुरू होती है जब हम उन खतरों की तरफ बढ़ते हैं जो इतने स्पष्ट नहीं हैं, जैसे रासायनिक खतरे। रासायनिक खतरे मतलब केमिकल हैजर्ड्स। ये सुनते मेरे दिमाग में तो किसी लैब या बड़ी सी केमिकल फैक्ट्री की तस्वीर आती है, जहां लोग खास तरह के सूट पहनकर काम करते हैं। हाँ भाई। और वो उसका एक बड़ा हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो बात इन स्रोतों में मुझे काफी चौंकाने वाली लगी वो ये है कि ये खतरे हमारे ऑफिसों में भी मौजूद हैं। ऑफिस में हर दिन। बात सिर्फ बड़े बड़े ड्रमों में भरे एसिड की नहीं है। कोई भी रसायन, चाहे वो गैस हो, तरल हो या ठोस, नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे। इसमें पेंट, कीटनाशक और यहाँ तक कि रोजाना इस्तेमाल होने वाले कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। एक मिनट। ऑफिस में इस्तेमाल होने वाला टॉयलेट क्लीनर या ग्लास साफ करने वाला स्प्रे भी एक रासायनिक खतरा है? ये तो थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन खतरा सिर्फ उस स्प्रे की बोतल में नहीं है, बल्कि उसके इस्तेमाल के तरीके और हमारे नजरअंदाज करने की आदत में है। अच्छा, ये कैसे? आप सोचिए, ऑफिसों में अक्सर वेंटिलेशन पर कोई ध्यान नहीं देता। अगर एक छोटी बिना खिड़की वाली जगह पर रोज केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां काम करने वाले लोग लगातार थोड़ी थोड़ी मात्रा में उन केमिकल्स में सांस ले रहे हैं। एक दिन में कुछ नहीं होगा, पर सालों तक ऐसा होने पर तब ये सांस की गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। बिल्कुल। तो असली खतरा वो प्रोडक्ट नहीं, बल्कि हमारा उस अदृश्य जोखिम को नजरअंदाज करना है। वाह, ये सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। मतलब खतरा सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया भी हो सकता है। सही। इसी सोच को आगे बढ़ाएं तो अगली श्रेणी आती है जैविक खतरे या बायोहैजर्ड्स। ये शब्द तो और भी डरावना है, किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। हाँ, ये शब्द थोड़ा नाटकीय जरूर है, पर इसकी हकीकत बहुत आम है। रिसर्च के मुताबिक इसमें सिर्फ खतरनाक वायरस या बैक्टीरिया ही नहीं आते जो हम लैब या अस्पतालों से जोड़ते हैं। हाँ, इसमें फंगस और फफूंद मतलब मोल्ड के संपर्क में आना भी शामिल है। सोचिए, किसी पुरानी सरकारी इमारत के दफ्तर में कोई काम कर रहा है जहां दीवारों पर नमी की वजह से फफूंद लगी हुई है। तो लगातार उस हवा में सांस लेना, वो आपके फेफड़ों के लिए एक जैविक खतरा है। और जो बात मुझे इन दस्तावेजों में सबसे अजीब लगी वो ये थी कि कीड़े का काटना और जानवरों की गंदगी भी इसी में शामिल है। बिल्कुल। जो लोग बाहर काम करते हैं, जैसे पार्क की देखभाल करने वाले या किसान, उनके लिए डेंगू मलेरिया फैलाने वाले मच्छर एक गंभीर जैविक खतरा है। अच्छा, हाँ, ये तो है। या जो लोग पशुओं के साथ काम करते हैं, उनके लिए जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियां, वो भी इसी श्रेणी में आती हैं। तो बायोहाजर्ड का मतलब सिर्फ टेस्ट ट्यूब में रखा वायरस नहीं है?
नहीं, ये हमारे आसपास के माहौल में भी मौजूद है। ठीक है, तो अब तक हमने उन खतरों की बात की जो या तो हमें छू सकते हैं या हमारे शरीर के अंदर जा सकते हैं। लेकिन एक और तरह का खतरा है जो हमें बिना छुए ही नुकसान पहुंचा सकता है। यहां पर मैं थोड़ा उलझ गया था। भौतिक खतरे यानी फिजिकल हैजर्ड्स, लेकिन फिसलना और गिरना भी तो भौतिक ही है। तो सुरक्षा खतरों और इनमें असल में फर्क क्या है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इन दोनों में फर्क बहुत बारीक है। देखिए, सुरक्षा खतरा तब होता है जब आपकी ऊर्जा किसी चीज से गलत तरीके से टकराती है। जैसे आप जमीन से टकराते हैं या आपका हाथ मशीन से टकराता है। बिल्कुल। लेकिन एक भौतिक खतरा आपके आसपास के माहौल से आता है। आपका वातावरण ही आपके शरीर पर हमला कर रहा होता है। अच्छा, कोई उदाहरण देकर समझाएं ना। सबसे अच्छा उदाहरण है शोर। शोर? हाँ, किसी फैक्ट्री में, कंस्ट्रक्शन साइट पर या फिर किसी बहुत बड़े सर्वर रूम में लगातार आने वाली तेज आवाज। वो आवाज आपको छू नहीं रही है, पर कानों को नुकसान पहुंचा रही है। हाँ, लंबे समय तक उसके संपर्क में रहने से आपकी सुनने की शक्ति हमेशा के लिए जा सकती है। इसी तरह रेडिएशन, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन, हाँ, या वेल्डिंग करने वाले लोग, वो लगातार एक ऐसी ऊर्जा के संपर्क में रहते हैं जो दिखती नहीं पर शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचा सकती है। और अत्यधिक तापमान भी इसी में आएगा, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी में सड़क पर काम करने वाले मजदूर। बिल्कुल, या फिर कोल्ड स्टोरेज में काम करने वाले लोग। सही है। इन सभी मामलों में कोई चीज आपसे टकरा नहीं रही है, बल्कि आपका माहौल ही आपके शरीर की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। ये खतरों को एक घटना से हटाकर एक स्थिति या माहौल के रूप में देखने पर मजबूर करता है। सही पकड़े। और मुझे लगता है एक और ऐसा ही धीमा जहर है जो शरीर को नहीं बल्कि हमारे मन को निशाना बनाता है। लेकिन उससे पहले एक और है। आप एर्गोनॉमिक खतरों की बात कर रहे हैं। हाँ, एर्गोनॉमिक हैजर्ड्स। और ये आज के दौर में खासकर ऑफिस में काम करने वालों के लिए सबसे बड़े और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले खतरों में से एक है। सही कह रहे हैं। मेरा मतलब दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठकर गर्दन में दर्द होना या कलाई में अकड़न होना। ये तो हम सब ने महसूस किया है। हाँ, पर हम इसे काम का हिस्सा मानकर टाल देते हैं। ये कभी नहीं सोचते कि हमारी कुर्सी या डेस्क का डिजाइन खुद एक खतरा हो सकता है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। एर्गोनॉमिक्स का मतलब ही यही है कि काम को इंसान के शरीर के हिसाब से ढाला जाए, हाँ, ना कि इंसान को काम के हिसाब से ढलने पर मजबूर किया जाए। बिल्कुल। इन स्रोतों में कुछ बहुत अच्छे उदाहरण हैं, जैसे एक ही काम को बार बार दोहराना, रिपीटेटिव टास्क। हाँ, सोचिए उस फैक्ट्री वर्कर के बारे में जो दिन में 8 घंटे सिर्फ एक ही तरह का पेच कसता है। उसकी कलाई की मांसपेशियों पर जो असर पड़ेगा वो एक एर्गोनॉमिक चोट है। या फिर वो कैशियर जो घंटों तक एक ही जगह पर अजीब पोजीशन में खड़ा रहता है। बिल्कुल। या वो डिलीवरी वाला लड़का जो रोज अपनी पीठ पर भारी वजन उठाता है। इसका नतीजा होता है मस्कुलोस्केलेटल इंजरी, मतलब मांसपेशियां और हड्डियों से जुड़ी चोटें। हाँ, और ये एक रात में नहीं होती, ये धीमा हमला है। सोचिए उस अकाउंटेंट के बारे में जो 10 साल से एक ही पुरानी धसी हुई कुर्सी पर काम कर रहा है। उसे लगता है कि उसकी पीठ का दर्द उम्र की वजह से है। लेकिन असल में ये एक कार्यस्थल का खतरा है जिसे उसकी कंपनी सालों से नजरअंदाज कर रही है। और अब हम उस आखिरी श्रेणी पर आते हैं जो मेरे हिसाब से सबसे आधुनिक और सबसे परेशान करने वाली है, कार्य संगठन से जुड़े खतरे, जिन्हें मनोसामाजिक खतरे या साइकोसोशल हैजर्ड्स भी कहा गया है। हाँ, ये बहुत अलग है। इसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि आप क्या काम करते हैं, बल्कि इस बात से है कि आपसे काम कैसे करवाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा कदम है कि इसे अब एक औपचारिक खतरे के रूप में पहचाना जा रहा है। पहले तो लोग इसे सिर्फ स्ट्रेस या टेंशन कहकर खारिज कर देते थे। बिल्कुल, लेकिन रिसर्च साफ दिखाती है कि काम का माहौल कर्मचारी के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर उतना ही बुरा असर डाल सकता है जितना कोई केमिकल या असुरक्षित मशीन। हाँ, तनाव तो सिर्फ एक लक्षण है। ये दस्तावेज उसके मूल कारणों की बात करते हैं, जैसे काम का बहुत ज्यादा बोझ, वर्कलोड। जब आपसे उम्मीद की जाती है कि आप 3 लोगों का काम अकेले और कम समय में करें, या फिर काम पर नियंत्रण की कमी। ये वाला पॉइंट बहुत गहरा है। काम के घंटे ज्यादा होना शायद उतना तनावपूर्ण न हो जितना ये महसूस करना कि आपके काम पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब जब आपको हर छोटी चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, जब आपके काम करने के तरीके पर कोई भरोसा नहीं करता, तो ये भावना कर्मचारी को अंदर से तोड़ देती है। इसे ही लैक ऑफ ऑटोनॉमी कहते हैं।
और ये बर्नआउट का एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक माइक्रो मैनेजर बॉस जो हर मिनट आपके काम में दखल देता है, वो तकनीकी रूप से एक मनोसामाजिक खतरा है? बिल्कुल, क्योंकि वो एक ऐसा माहौल बना रहा है जो कर्मचारी के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अच्छा। इसी श्रेणी में कार्यस्थल पर होने वाली हिंसा, धमकी, भेदभाव और उत्पीड़न भी आते हैं। ये मानना कि एक कर्मचारी का मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य, ये कार्यस्थल सुरक्षा की सोच में एक क्रांति की तरह है। एक जहरीला वर्क एनवायरनमेंट उतना ही खतरनाक है जितनी जहरीली गैस? बिल्कुल। तो जो हम इन सभी 6 श्रेणियों को एक साथ देखते हैं, सुरक्षा, रासायनिक, जैविक, भौतिक, ऑर्गेनोमिक और मनोसामाजिक, तो एक बहुत बड़ी और थोड़ी डरावनी तस्वीर उभरती है। इसका मतलब तो यह है कि जब हम वर्कप्लेस सेफ्टी की बात करते हैं तो हमें सिर्फ हेलमेट और सेफ्टी शूज से बहुत आगे सोचने की जरूरत है। सही कहा। इसका मतलब है कि खतरा हर जगह है और अक्सर उन जगहों पर है जहां हम उसे देखने की उम्मीद भी नहीं करते। वो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन की चमक में हो सकता है, हमारे कुर्सी के डिजाइन में हो सकता है, हमारे बॉस के बात करने के तरीके में हो सकता है, और ऑफिस की हवा में भी हो सकता है। ये एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण है। सुरक्षा सिर्फ फर्श को सूखा रखना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि कर्मचारियों पर काम का इतना बोझ ना हो कि वो मानसिक रूप से टूट जाएं। और इन श्रेणियों को समझना हमें उन जोखिमों को पहचानने और उनका नाम रखने की ताकत देता है जिन्हें हम पहले सिर्फ बुरा दिन या किस्मत खराब है कहकर सह लेते थे। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है। इसने खतरों को देखने का मेरा नजरिया पूरी तरह से बदल दिया है। अगर हम इसे और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इन स्रोतों ने हमें इन खतरों को समझने के लिए 6 अलग-अलग बक्सों में बांट कर दिया है, जो बहुत जरूरी है। लेकिन असली और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिस पर श्रोता शायद सोचना चाहें वो ये नहीं है कि ये बक्से क्या हैं। असली सवाल ये है कि ये बक्से एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। मतलब क्या ये श्रेणियां असल में उतनी अलग हैं जितना हम सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं। असल दुनिया में ये अलग नहीं है। ये डोमिनोज की तरह है, एक गिरता है तो बाकी भी गिरने लगते हैं। अच्छा। सोचिए, कार्य संगठन का खतरा जैसे काम का बहुत ज्यादा बोझ और डेडलाइन का दबाव एक कर्मचारी को घंटों तक अपनी डेस्क से नहीं उठने देता। ये सीधे सीधे एर्गोनॉमिक खतरे को जन्म देता है क्योंकि वो गलत मुद्रा में लंबे समय तक बैठा रहता है। ठीक है। अब इस तनाव और शारीरिक दर्द की वजह से वो थका हुआ है, उसका ध्यान भटक रहा है और इसी थकावट में वो एक छोटी सी गलती कर बैठता है। या तो वो गीले फर्श पर ध्यान नहीं देता, या किसी मशीन का सेफ्टी बटन दबाना भूल जाता है, और ये उसे सुरक्षा से जुड़े खतरे का शिकार बना देता है। मतलब एक खतरे ने दूसरे को जन्म दिया। हाँ, एक मनोसामाजिक खतरे ने एक एर्गोनॉमिक खतरे को जन्म दिया और उसने मिलकर एक सुरक्षा खतरे को न्योता दिया। इन खतरों के बीच का ये रिश्ता शायद उनकी अलग-अलग परिभाषा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है।